हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ और पिशाच की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन कहानियों को सुन सकेंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये कहानियाँ पहुँच सके और वो इसे सुन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। मधुपुर झारखंड से कुछ दूरी पर स्थित किशनपुर गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। हरा भरा, शांत, छायादार परिवेश युक्त ये किशनपुर गांव। नज़र जितनी दूर तक जाती, चारों तरफ फसल ही फसल लहलहा रही है। बाकी गांव की तरह यहाँ सुबह सुबह कोलाहल अक्सर नहीं सुनाई देता। यहाँ सुबह मुर्गे के बांग से शुरू होती है, साथ ही खेतों में चरते गायों की आवाज़ तथा इसी के साथ चिड़ियों के ची ची की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह की शीतल हवा किशनपुर गांव के परिवेश को और भी मनोरम बना देती है। लोगों का कोलाहल व आना जाना सुबह के कुछ बाद शुरू होता है। उसके आने जाने के लिए गांव में कंकड़ पत्थर से बना एक कच्चा रास्ता है। इस रास्ते से जाते वक्त दोनों तरफ पर्वत, टीले व बत्तखों व हंसों के झुंड मन मोह लेते हैं। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों के नीचे कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। गांव के घर काफ़ी पुराने समय के लगते हैं। गांव के उत्तर की ओर एक बड़ा सा तालाब है। सुबह के बाद खुले मैदान में गांव के छोटे बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दिया है तथा गांव की महिलाएं भी घड़ा लेकर पूरे दिन की पेय व अन्य कार्य के लिए पानी लाने में व्यस्त हैं। गांव के कच्चे रास्ते से वो सभी तालाब की ओर जा रहे हैं। हालांकि इस बड़े से तालाब के पानी से गांव वालों के नित्य क्रियाकलाप पूर्ण तो हो जाते हैं, लेकिन पानी की कमी इस गांव की एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ दिनों से गांव में एक नल लगाने का कार्य चल रहा है। इस गांव के दक्षिण पूर्व कोने पर एक कुआं है। मीठे पानी के लिए ये कुआं प्रसिद्ध था, लेकिन लगभग 30 साल पहले एक भयानक सूखे की वजह से इस कुएं ने अपनी प्रसिद्धि को खो दिया। कई दिनों तक चले सूखे की वजह से कुएं से पानी खत्म होता गया। जब ये किसी कार्य का ना रहा तब इसे सीमेंट द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन गांव के बड़े बूढ़े कुछ दूसरी बात बोलते हैं। उनका कहना है कि गांव के दक्षिण की ओर किसी कुएं या तालाब का होना अशुभ होता है। इसी कारण से इस कुएं को बंद कर दिया गया। जो भी हो, अब असली बात पर आते हैं। काफ़ी दूर से दो लोग इस कुएं की ओर आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक का शरीर काफ़ी हष्ट पुष्ट है, लेकिन दूसरा काफ़ी पतला है। उन दोनों के हाथों में खोदने के लिए लोहा, रॉड व फावड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों आदमी जब कुएं के पास पहुंचे तब पतला आदमी बोला, राजनाथ जी को कोई और काम नहीं मिला? इस कुएं से क्या पानी निकलेगा? न जाने कब से ये बंद पड़ा है। इसे खोलकर भी कोई लाभ नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब शायद कहीं पानी मिले। जो भी हो, चलो हम अपना काम करते हैं। अगर समय से पहले काम समाप्त नहीं हुआ तो बाबू साहब हम पर चिल्लाएंगे। इतना बोलकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। लोहे के मोटे रॉड से कुएं के ऊपर दोनों ने ठोकना शुरू कर दिया, लेकिन सीमेंट की ये मोटी परत आसानी से टूटने नहीं वाली। उसके 4 कोने पर 4 ताले लगे हुए हैं। यहाँ बता दूँ कि कुछ दिन पहले ही राजनाथ तिवारी इस गांव के नए प्रधान बने हैं। अपने काम द्वारा गांव वालों को प्रसन्न करके पिछले प्रधान को काफ़ी वोटों से हराकर वो गांव के प्रधान व मुखिया बने हैं। इस चुनाव के बारे में कुछ बातें बता दूं। यहाँ प्रधानी चुनाव बैलेट पेपर या ईवीएम के द्वारा नहीं होता। गांव के बरगद पेड़ के नीचे सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं तथा इसके बाद जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी बरगद के नीचे खड़े हो जाते हैं। गांव के सभी अनुभवी व्यक्ति को विचारकर्ता के रूप में चुना जाता है। चुनाव में खड़े जिस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा गांव वाले हाथ उठाएंगे, विचारकर्ता उसे ही विजयी घोषित कर देगा। गांव के नए प्रधान होने के बाद राजनाथ जी को केवल एक ही चिंता है कि गांव के पेयजल की समस्या को कैसे दूर किया जाए। इस समस्या के बारे में सोचते ही
सर्वप्रथम उनके दिमाग में दक्षिण पूर्व की तरफ वाला वो कुआं याद आया जो कई सालों से बंद पड़ा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि गांव में जब एक कुआं है तो गांव वालों को पानी के लिए परेशानी क्यों हो। इस वक्त चैत्र का महीना है, इसीलिए अगर जल्दी से काम शुरू नहीं किया तो कुछ ही दिनों बाद गर्मी आ जाएगी। गर्मी के मौसम में गांव वालों के लिए पेयजल की समस्या और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए गांव के प्रधान जी ने इन दोनों से कुएं को तोड़ने का आदेश दिया है। वो दोनों क्रमशः लोहे की रॉड से सीमेंट की परत को ठोकते रहे। दिन बीतने के साथ साथ सूर्य का ताप भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन दोनों अपना काम करते ही जा रहे हैं। प्रधान जी का आदेश है, अगर काम पूरा नहीं किया तो दंड मिलेगा। सूर्य अब लगभग सिर के ऊपर आ गया है। इस तेज धूप में गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल लोहे के रॉड का सीमेंट पर टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अचानक ही काम करते हुए उन्होंने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुना। वो बूढ़ा आदमी किसी पागल की तरह उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उस पतले से बूढ़े आदमी के सिर पर बड़े जटा जैसे बाल और चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ है। बूढ़े आदमी के शरीर का वस्त्र भी गंदा व फटा हुआ है। कुएं के पास आते ही वो बूढ़ा आदमी बोला, उसे मत खोलो, मत खोलो उसे खोल दिया तो अंदर से पिशाच बाहर निकल आएगा। हाथ जोड़ रहा हूँ, उसे मत खोलो। अगर उसे खोल दिया तो सभी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, उसे मत खोलो। ये सुनते ही दोनों उस बूढ़े आदमी की ओर लोहे की रॉड व फावड़ा लेकर आए और बिगड़ते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी भी गाली देता हुआ वहाँ से चला गया। तुम सभी मरोगे, सभी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सभी मरने वाले हैं। उस बूढ़े आदमी के जाते ही वो दोनों फिर से अपने काम में लग गए। अंत में लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद कुएं के ऊपर बनी सीमेंट की परत को खोलने में वो दोनों कामयाब हो गए। किसी तरह सीमेंट की परत को कुएं के ऊपर से हटाते ही बहुत सारे काले रंग के कीड़े कुएं के अंदर से निकलने लगे। कुएं के अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर गहरा अंधेरा जमा हुआ है। सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा ही कुएं के अंदर जा रहा है, लेकिन उससे कुएं की गहराई का पता करना बहुत मुश्किल है। अचानक ही कुएं के अंदर से सड़न की बदबू आने लगी। उन दोनों ने जल्दी से सीमेंट की परत द्वारा फिर कुएं को ढक दिया, जिससे रात को कोई अंदर गिर न जाए। काम शुरू करने से पहले इसे फिर हटा दिया जाएगा। आज का काम बस केवल कुएं के ऊपर से सीमेंट की परत को तोड़ना था। ये काम पूरा हो गया है, बताने के लिए वो दोनों प्रधान जी के घर की ओर चले गए। शाम हो गई है, सूर्य पश्चिम की ओर ढल चुका है। पूरे गांव में एक अद्भुत सन्नाटा फैला हुआ है। चारों तरफ से केवल झिंगुर की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। आसमान के कोने में काले बादलों ने डेरा डाला है। कहीं दूर बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद यही काल बैसाखी के आने का संकेत है, जो कि चैत्र महीने के शामों को अक्सर होता है। गांव के प्रधान राजनाथ तिवारी अपने आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे। अचानक ही बाहर से बारिश गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। क्रमशः बारिश की गति बढ़ती ही गई तथा इसी के साथ तेज़ हवा भी चल रही थी। राजनाथ जी बाहर की ओर देखकर न जाने क्या सोच रहे थे। शायद प्रधान जी यही सोच रहे थे कि उनके इतने दिन की समस्या के समाधान का कार्य कल से शुरू होगा। इसी कारण प्रधान जी मन ही मन काफ़ी खुश थे, जो कि उनके चेहरे की हंसी को देखकर समझा ही जा सकता है। राजनाथ जी यही सब सोच ही रहे थे कि अचानक उनके घर के सामने वाले दरवाजे को किसी ने ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। राजनाथ जी चौंक गए। जल्दी से उठकर वो दरवाजे के पास गए। दरवाजे के पास जाकर उन्होंने पूछा, कौन है? इतनी तेज़ आंधी बारिश में क्या काम है? दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बाबू साहब, मैं गोपाल, मैंने ही सुबह उस कुएं को तोड़ा था। प्रधान जी, मैं कुछ बात करने आया हूँ, कृपया कर दरवाजे को खोलिए। प्रधान जी सोचने लगे कि इतनी बारिश में गोपाल यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर वो इस वक्त क्या बताना चाहता है। राजनाथ जी के मन में कुछ संदेह होने लगा। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ रुको, खोलता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही बारिश की छींटें और ठंडी हवा लेकर गोपाल ने घर के अंदर प्रवेश किया। गोपाल ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भीगा हुआ था। आंगन में आते ही
गोपाल कांपते हुए बोलने लगा, बाबू साहब, मेरे साथ कुएं तोड़ने को सुबह विनय गया था। वो उसका मृत शरीर कुछ देर पहले ही घर के अंदर मिला है। ये सुनते ही राजनाथ जी आश्चर्यचकित हो गए। उत्तेजित होकर बोले, क्या क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो? अभी दोपहर के बाद ही तो तुम दोनों आए थे बताने के लिए कि कुएं के मुंह को खोल दिया है। उसने कहा भी था कि वो कल सुबह काम पर लग जाएगा। फिर अचानक क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोपाल ने फिर से कांपती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया। हाँ बाबू साहब, मैं भी पहली बार ये खबर सुनकर चौंक गया था। कुछ देर पहले ही मैं उसके घर देखने गया था। वहाँ जाकर देखा तो उसकी पत्नी रो रही थी। और प्रधान साहब, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसके पूरे शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं था। क्या हुआ है मुझे नहीं पता बाबू साहब, मुझे नहीं पता। अब शायद मेरी बारी है। राजनाथ जी के माथे पर अपने आप पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उन्होंने गोपाल से पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या होगा? वो मर गए, इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों मरोगे? बोलना क्या चाहते हो? कहीं सचमुच तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तुम्हारी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा। इस प्रश्न के उत्तर में गोपाल आंगन के किनारे पर जाकर बैठ गया और फिर डरते हुए बोला, नहीं बाबू साहब, इसका भी कारण है। आज सुबह जब मैंने और विनय ने उस कुएं को खोला, फिर उसके बाद हम दोनों अंदर की ओर झांक कर देख रहे थे। उसी वक्त हमें कुछ महसूस हुआ। उस वक्त हम दोनों को ऐसा लगा कि कोई हमें अंदर की ओर खींच रहा है। अगर मैं नहीं संभलता तो मैं अंदर ही गिर जाता। मेरा सिर चकरा रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था। किसी तरह हमने उस सीमेंट की परत को फिर से कुएं के ऊपर लगा दिया। इसके बाद ही हमने आकर आपको सब कुछ बता दिया था। इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। बाबू साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुआं अभिशापित है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई काम करना सही है। प्रधान जी, उस कुएं को खोलकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद मेरी ही बारी है। गोपाल की बातों को सुनकर राजनाथ जी चिंतित हो गए, लेकिन इस घटना से राजनाथ जी ज़्यादा स्तब्ध नहीं हुए थे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार उस कुएं के बारे में बातें सुनी थी। रात होते ही उस कुएं से अद्भुत प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती। हालांकि उन्होंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन राजनाथ जी ने अपने डर को गोपाल के सामने प्रकाशित नहीं किया। पास ही रखे हुए लकड़ी की कुर्सी पर प्रधान जी बैठ गए। उनके पूरे चेहरे पर चिंता भावना स्पष्ट है। कांपते हुए आवाज़ में राजनाथ जी बोले, अरे ऐसा बोलने से कैसे चलेगा? मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, इस गांव के जल संकट को दूर करना। ये काम हमें करना ही होगा। अगर तुम ऐसा मानते हो तो मैं किसी ब्राह्मण को बुलवा कर वहाँ पर पूजा करवा लूँगा। तब तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर वहाँ पर किसी अशुभ शक्ति का दोष है तो पूजा से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये काम बंद नहीं होना चाहिए। गर्मी आने से पहले ही मुझे पानी की समस्या को दूर करना होगा। इन बातों को सुनकर आंगन के कोने में बैठे गोपाल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की साया साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। कब तक बाहर बारिश भी धीमी हो गई थी। काल बैसाखी का बारिश ऐसा ही होता है। एक बार मूसलाधार पानी बरसकर अचानक ही बंद हो जाता है, लेकिन इसके फलस्वरूप जो परिवेश बनता है वह शीतल और मनोरम है। धीरे धीरे प्रधान जी के घर से निकलकर गोपाल अपने घर की ओर रवाना हो गया। दूर के अंधेरे में वो धीरे धीरे गायब हो गया। प्रधान जी दरवाजे के पास ही खड़े थे। इस मुहूर्त उनके दिमाग में कई प्रकार की चिंता भावना चल रही है। गोपाल के चले जाते ही राजनाथ जी दरवाजे को बंद करके अपने दूसरे तल्ले के कमरे में चले गए। वहां जाकर कुछ देर चिंता भावना करने के बाद अचानक ही टेबल के सामने रखी कुर्सी को खींचकर बैठ गए और इसके बाद कलम लेकर न जाने क्या लिखते रहे। उस वक्त रात हो गई थी। राजनाथ जी ने अपने सेवक हरिहर को बुलाया। राजनाथ जी के घर में कई सेवक हैं, लेकिन हरिहर उनमें सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी है। हरिहर के आते ही राजनाथ जी ने उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर उसे कुछ निर्देश दिया। हरिहर अपने मालिक की सहमति लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद राजनाथ जी भी अपने शयन कक्ष की ओर चले गए।
रात को देरी से सोने के कारण राजनाथ जी को सुबह उठने में काफ़ी देर हो गई। उनकी नींद खुली जब हरिहर बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। मालिक, देखिए किसे लेकर आया हूँ। राजनाथ जी ने हरिहर की आवाज़ को सुन जल्दी से उठकर बैठ गए। राजनाथ जी के दरवाज़ा खोलते ही हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मालिक, किसे साथ लेकर आया हूँ। राजनाथ जी ने आंख मलते हुए देखा कि उनके सामने एक सुदृढ़ आदमी खड़ा है। देखकर उस आदमी को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता। उस आदमी के सिर पर बड़े बाल व चेहरे के बड़े बड़े काले सफ़ेद दाढ़ी को देखकर उनके उम्र को बता पाना संभव नहीं है। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो आदमी बोला, नमस्कार प्रधान जी, मैं मसान नाथ। राजनाथ जी तांत्रिक मसान नाथ को देखकर बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आइए बाबा जी, अंदर आइए। कमरे के अंदर राजनाथ जी के पीछे पीछे मसान नाथ और हरिहर ने प्रवेश किया। राजनाथ जी ने मसान नाथ को एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। मसान नाथ उस सोफेदार कुर्सी पर जाकर बैठ गए और फिर पूछा, प्रधान जी, अब काम की बात पर आते हैं। असली बात क्या है वो जानना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन मुझसे अच्छा गोपाल आपको सब कुछ अच्छी तरह बता पाएगा, क्योंकि उसके सामने ही सब कुछ घटित हुआ है। अब बैठिए, वो कुछ ही देर में आ जाएगा। मैं चाय के लिए कहता हूँ। इतना बोलकर राजनाथ जी ने चाय के लिए आदेश दिया। हरिहर भी अपने मालिक के आदेश को सुनकर चाय लाने चला गया। हरिहर के जाते ही राजनाथ जी ने मसान नाथ से पूछा, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मसान नाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे नहीं, किस बात की दिक्कत। इसी तरह घूमते रहना ही मेरा पेशा है। आज इस गांव तो कल उस गांव। कल रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं खुद से जाकर आपको बोल नहीं पाया। इसी बीच हरिहर 2 कप चाय लेकर कमरे के अंदर आया। कुर्सी के सामने वाले टेबल पर उसने चाय रख दी। चाय के कप को हाथ में लेकर पीते वक्त ही दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनाई दी, साहब, अंदर आऊं? ये गोपाल की आवाज़ है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे देखकर राजनाथ जी ने अंदर आने की अनुमति दी। गोपाल धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसके अंदर आते ही मसान नाथ ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पूरी चाय समाप्त होने तक मसान नाथ ने गोपाल से सब कुछ विस्तृत जान लिया। बातों को बताते वक्त मसान नाथ ने गोपाल के शरीर में एक अद्भुत कंपकपी को देखा। पूरी घटना को जानने के बाद मसान नाथ कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, एक बार मुझे उस कुएं के पास जाना होगा। वहां जाकर जब तक कुएं को ठीक से देख न लूँ कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। हरिहर, क्या तुम मुझे उस कुएं के पास ले जा सकते हो? ये सुनकर हरिहर आग्रहपूर्वक बोला, हाँ हाँ बाबा जी, मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा, आप मेरे साथ चलिए। तब तक मसान नाथ ने चाय पी लिया था। चाय के कप को सामने टेबल पर रखकर मसान नाथ खड़े हो गए, फिर हरिहर के साथ बाहर निकल कुएं की ओर चल पड़े। राजनाथ जी के घर से उस कुएं तक चलकर जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। उस वक्त घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे। बाहर काफ़ी धूप निकल आई थी, इसलिए हरिहर ने अपने साथ एक छाता ले लिया। बाहर निकलते ही मसान नाथ के सिर के ऊपर छाते को खोलकर हरिहर चलने लगा। मसान नाथ ने अपने प्रति इतना आदर सत्कार देख प्रसन्न होकर बोले, वाह हरिहर, तुम तो मेरा काफ़ी आदर सत्कार कर रहे हो। प्रधान जी का आदेश है क्या? इसके उत्तर में हरिहर ने बोला, बाबा जी, आप हमारे गांव के अतिथि हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप हमारे गांव के मुखिया के अतिथि हैं। इसके अलावा आपको कई लोग जानते हैं, इतना आदर सत्कार तो बनता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे भी तेज़ धूप में एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा हूँ। धूप सहने की आदत है मुझे। बात करते हुए मसान नाथ और हरिहर उस कुएं के पास पहुँच गए। कुएं के पास आते ही मसान नाथ ने कुएं के चारों तरफ देखा। कुएं के चारों तरफ काफ़ी सुनसान है। कुएं के आसपास दूर तक कोई भी घर नहीं है। केवल कुएं के पास 2 बड़े नीम के पेड़ हैं। उन दोनों पेड़ों ने कुएं को ऐसे घेर रखा है मानो जिससे सूर्य का प्रकाश उसके अंदर न जा पाए। हरिहर ने उंगली द्वारा कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबा जी, यही वो कुआं है। इसी कुएं को सभी अभिशापित कहते हैं। मसान नाथ ने हरिहर से पूछा, सभी कहते हैं मतलब? क्या तुम इन सभी बातों को नहीं मानते?
हरिहर ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब मसाननाथ ने सामने जाकर उस सीमेंट की परत पर अपना हाथ रखा और तुरंत ही उन्हें अपने शरीर में एक बिजली का झटका महसूस हुआ। मसाननाथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कुछ देर और उस कुएं को ठीक से देखा। अचानक ही उन्होंने देखा कि कुएं के पास ही 4 ताले गिरे हुए हैं। सभी ताले टूटे हुए थे। मसाननाथ ने अब एक ताले को उठाया। ताले को हाथ में उठाते ही उन्होंने देखा कि ताले पर एक लाल धागा लपेटा गया है तथा ताले की दूसरी तरफ सिंदूर व हल्दी लगा हुआ था। ये देखकर मसाननाथ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने हरिहर से पूछा, इस ताले में आखिर ये सब क्यों लगा है? अब हरिहर बोला, बाबा जी, अब आपको पूरी घटना शुरू से बताता हूँ। लगभग 30 साल पहले यहाँ पर एक जमींदार मुखिया रहते थे। उनका नाम शेर सिंह था। वो बहुत ही अत्याचारी थे। सामान्य सी गलती के लिए भी यहाँ के लोगों को दंड सहना पड़ता। उस जमींदार के शरीर में दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसीलिए वह किसी पिशाच जैसा हो गया था। वो यहाँ के लोगों से कर वसूलता था और अगर सही समय पर कोई नहीं देता तो उन्हें मार दिया जाता था। अपने हिंसा की वजह से उन्होंने कई लोगों की हत्या करके इस कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने इस कुएं को बंद कर दिया था। शायद इसीलिए ताला लगा हुआ था। कई दिनों तक इस कुएं का प्रयोग ना करने के कारण पानी भी सूख गया। अब मेरे मालिक ने गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए इस कुएं को खोलने का आदेश दिया था। लोग ये भी बताते हैं कि जिस दिन जमींदार ने इस कुएं को बंद किया था उसी दिन उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। उनके वंश का एक लड़का अब भी जिंदा है। अब तक मसाननाथ सब कुछ सुन रहे थे। अचानक ही बोले, नहीं, सब कुछ तो समझा है, लेकिन कोई कुछ लोगों की हत्या के कारण ताले पर सिंदूर, हल्दी व मंत्र धागा लगाकर कुएं को बंद नहीं करेगा। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है। इसके बारे में मुझे जमींदार के घर जाने पर ही पता चलेगा। अब उनका लड़का कहाँ पर रहता है? हरिहर बोला, बाबा जी, उन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो सभी इस गांव में नहीं हैं। यहाँ से 2-3 गांव के बाद शायद उनका घर है, लेकिन बाबा जी, जब तक मालिक अनुमति नहीं देते मैं वहाँ आपको नहीं ले जा सकता। ठीक है, राजनाथ जी से ही अनुमति लेकर हम वहाँ जाएंगे। अब तो तुम्हें कोई असुविधा नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर रुकने से कोई लाभ नहीं। इतना बोलकर मसाननाथ और हरिहर गांव के प्रधान जी के घर की ओर जाने वाले ही थे कि उसी वक्त वही पागल जैसा बूढ़ा आदमी फिर आ गया। वो दूर से ही चिल्लाकर बोलता रहा, कहा था ना तुम लोगों से, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। वो आदमी मर गया ना, अब तुम सब भी मरोगे। गांव के सभी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अब तुम दोनों की बारी है, सभी मरेंगे। यही बोलकर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए चला गया। बूढ़े आदमी के जाते ही मसाननाथ ने आश्चर्य होकर हरिहर से पूछा, हरिहर, ये बूढ़ा आदमी कौन है? वो ये सब क्यों बोल रहा था? हरिहर ने उत्तर दिया, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन लोग बताते हैं कि यह आदमी पेशे से मछुआरा था। प्रतिदिन वो सुबह सुबह इधर से ही मछली पकड़ने जाता था। एक दिन इस कुएं के पास से जाते वक्त उसे कुएं के अंदर से कुछ अद्भुत आवाज़ें सुनाई दी। ऐसी अद्भुत आवाज़ों को इस गांव के कई लोगों ने सुना है। उसने कुएं के पास कान ले जाकर आवाज़ों को और सही से सुनने की कोशिश की। इसके बाद से ही वो आदमी पागल जैसा हो गया। वो अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचान पाता है। अब केवल इधर उधर घूमता रहता है। ये घटना लगभग 2 साल पहले की है। हरिहर की इन बातों को सुनते हुए मसाननाथ प्रधान जी के घर पहुंच गए। शाम को सभी चाय पीने बैठे हैं। आंगन के एक तरफ एक लालटेन जल रही है, वहीं पर राजनाथ जी, तांत्रिक मसाननाथ और हरिहर बैठे हुए थे। बात के बीच में मसाननाथ ने राजनाथ जी से जमींदार के घर जाने की अनुमति मांगी। मसाननाथ बोले, राजनाथ जी, आपसे एक अनुमति चाहिए। राजनाथ जी ने चाय पीते हुए पूछा, किस बात की अनुमति? हमें एक बार जमींदार शेर सिंह के घर जाना होगा। इस गांव को बचाने के लिए वहां जाना ज़रूरी है। यह सुनकर राजनाथ जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, गांव को बचाने के लिए मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसके अलावा जमींदार परिवार अब इस गांव में नहीं रहता। यहाँ से लगभग 2-3 गांव बाद वो सभी रहते हैं। जो भी हो, लेकिन मुझे एक बार उनके परिवार के साथ बात करनी होगी। अगर आप अनुमति दे तो हम जल्दी ही रवाना हो जाए।
इसके उत्तर में राजनाथ जी बोले, मैं आपके जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप हरिहर के साथ जाइए, वह आपको वहाँ तक सही से पहुँचा देगा। लेकिन बाबा जी, दुख की बात यह है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है। आपको जल्दी ही वहाँ पर जाना है, वरना मैं परसों आपके साथ ही चलता। मसान नाथ बोले, कोई बात नहीं, मैं हरिहर के साथ चला जाऊँगा, मुझे कोई असुविधा नहीं। राजनाथ जी ने चाय के कप को टेबल पर रखते हुए हरिहर से कहा, हरिहर, कल सुबह ही बाबा जी को लेकर तुम रवाना हो जाना, क्योंकि उसके बाद धूप बहुत तेज़ निकल आती है। इतनी दूर जाकर लौटने में शाम भी हो जाएगी, और शाम के बाद उधर डकैती भी होती रहती है। हरिहर बोला, जी मालिक, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अब मसान नाथ बोले, वैसे क्या मुझे वहाँ तक चलकर जाना होगा? मैं चलकर इस वक्त उतनी दूरी नहीं जा सकता। मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कुछ दिन पहले ही शिवपुर गांव में मेरे साथ क्या क्या हुआ आपने तो सुना ही होगा। हरिहर उत्सुक होकर बोला, हाँ बाबा जी, मैंने सब कुछ सुना है। कैसे आपने और एक दूसरे तांत्रिक ने मिलकर शिवपुर गांव की रक्षा की थी, उस कहानी को यहाँ के लोग जानते हैं। मसान नाथ थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोले, हाँ, अगर वो तांत्रिक नहीं रहते तो आज भी शायद उस गांव की समस्या का समाधान नहीं मिलता। राजनाथ जी, अगर आप एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम कर देते तो अच्छा रहता। हाँ बाबा जी, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। हरिहर, तुम जाकर भोला से कह देना कि कल तुम लोग उसकी बैलगाड़ी से जाओगे, और ये भी कह देना कि उसे तुम लोगों को साथ लेकर लौटना भी होगा। उसके परिश्रम का खर्च जितना भी हो मैं दे दूंगा। हरिहर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इतना बोलकर राजनाथ जी खड़े हो गए और मसान नाथ से बोले, बाबा जी, कल के ज़मीन से संबंधित कुछ काम को अभी मुझे करना है। आप तब तक अतिथिशाला में जाकर विश्राम कीजिए। इतना बोलकर राजनाथ जी अपने दूसरे तल्ले वाले कमरे में चले गए। इधर हरिहर भी मसान नाथ को साथ लेकर अतिथिशाला की ओर चल पड़ा। रात का खाना खत्म कर मसान नाथ जल्दी से सो गए, क्योंकि कल सुबह ही उन्हें निकलना होगा। राजनाथ जी ने हरिहर को कल की यात्रा के सभी निर्देश बातों को बताकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह हरिहर ने जाकर भोला को बुला लाया। भोला अपने बैलगाड़ी के साथ आया है। राजनाथ जी को नमस्कार करके मसान नाथ और हरिहर बैलगाड़ी पर बैठ गए। खाने का सामान उन्होंने बैलगाड़ी में ही रख लिया है। हरिहर ने जाने से पहले राजनाथ जी से कहा, मालिक, अब चलता हूँ, शाम से पहले ही लौट आऊँगा। धीरे धीरे बैलगाड़ी ने खटखट करके यात्रा को शुरू किया। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। वैसे सुबह सुबह गांव का वातावरण बहुत ही मनोरम है, जिसे देखते ही मन उसी में खो जाता। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। 2-3 छोटे बच्चे बैलगाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। मसान नाथ प्रकृति की इन खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों में बसा रहे थे। बीच बीच में कुछ पतंगे आकर उनकी बैलगाड़ी पर बैठ जाते। चैत्र महीने की सुबह होने के कारण शीतल हवा से शरीर में ठंडक भी लग रही है। सूर्य का ताप इस वक्त नहीं है। रास्ते में ही उन्होंने सुबह के खाने को खा लिया। इसके बाद लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास वो जमींदार शेर सिंह के घर पहुँचे। बैलगाड़ी से उतर भोला के साथ कुछ बातें करके मसान नाथ और हरिहर ने जमींदार घर की ओर पैर बढ़ाया। सामने के द्वार को पार करते ही उन्हें एक बड़ा सा आंगन दिखाई दिया, और आंगन के उस पार एक बड़ा सा पुराना घर सिर उठाए खड़ा है। उस घर को देखकर समझा जा सकता था कि जमींदार साहब कितने अमीर थे। इधर उधर आंगन में नज़र डालते ही मसान नाथ ने देखा कि एक औरत बैठकर कुछ कर रही है। मसान नाथ और हरिहर को देखकर उस औरत ने आकर पूछा, आप कौन हैं? क्या किसी को खोज रहे हैं? हरिहर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन उसे मसान नाथ ने रोककर कहा, हाँ, हम किशनपुर गांव से आए हैं। जमींदार साहब के लड़के के साथ मिलना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बैठिए, मैं बुलाती हूँ। बोलकर वो महिला सीढ़ी से ऊपर चली गई। कुछ देर बाद ही वो महिला फिर नीचे आई और मसान नाथ व हरिहर से बोली, बाबू साहब ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं आपको उनके कमरे में लेकर जाऊँ। आप दोनों मेरे साथ आइए। उस महिला के पीछे पीछे मसान नाथ और हरिहर सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ी खत्म होते ही एक बड़ी सी बैल्कनी जैसा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में आराम से बैठकर एक आदमी हुक्का पी रहा था। धीरे धीरे मसान नाथ और हरिहर उस आदमी के पास गए।
उस आदमी के पास पहुंचते ही वो महिला बोली, साहब, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। इतना बोलकर वो महिला वहाँ से चली गई। मसाननाथ ने उस आदमी से पूछा, क्या आप ही जमींदार साहब के लड़के हैं? उस आदमी ने हुक्के को नीचे रखते हुए कहा, हाँ, मैं ही जमींदार शेर सिंह का लड़का प्रताप सिंह हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। मसाननाथ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम तांत्रिक मसाननाथ है। ये सुनते ही जमींदार के लड़के प्रताप ने खड़े होकर मसाननाथ को प्रणाम किया। अच्छा, आप ही तांत्रिक मसाननाथ है? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपके बारे में अपने बाबा शिवराज सन्यासी से बहुत कुछ सुना है। अरे, आप अभी तक खड़े क्यों हैं? आप यहाँ आकर बैठिए। ये कहते हुए प्रताप ने एक कुर्सी मसाननाथ की ओर बढ़ा दी तथा उसके पास रखे कुर्सी पर हरिहर को बैठने के लिए कहा। मसाननाथ कुर्सी पर बैठते हुए बोले, असल में प्रताप, मैं यहाँ पर आया हूँ एक ज़रूरी विषय को जानने के लिए। तुम्हें सब कुछ खुलकर मुझे बताना होगा। कुछ भी छुपाने से काम नहीं चलेगा, वरना मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर प्रताप को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, आखिर क्या बात है बाबा जी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं यहाँ किशनपुर गांव की एक समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। वहाँ पर एक कुआं है जिसे लगभग 30 साल पहले बंद किया गया था। पानी की समस्या को दूर करने के लिए अचानक ही 2 दिन पहले उसे खोल दिया गया। उसे खोलने के बाद ही कुछ समस्या की शुरुआत हो गई। इसके बाद मुझे पता चला कि उस गांव में ज़मींदार रहते वक्त आपके पिता ने उस कुएं को बनवाया था। उसके साथ जुड़ा कुछ काला इतिहास भी मुझे पता चला। ये बातें सच है या झूठ, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इन बातों को सुनकर प्रताप ने जवाब दिया, उन गांव वालों ने ही ये सब आपको बताया होगा। आखिर उन लोगों ने आपको क्या बोला, ज़रा बताइए। इसके उत्तर में मसाननाथ बोले, ये सब आप बाद में सुन लेना, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, जिस रात आपके पिताजी की मृत्यु हुई, उस रात की आपको कोई बात याद है? प्रताप ने बोलना शुरू किया, अगर आप जानने आए हैं तो मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जितना भी मुझे याद है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। शाम को पिताजी आए और धारदार औजार लेकर घर से चले गए और फिर जब लौटे तब काफ़ी रात हो चुकी थी। इसके अलावा उनके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था तथा उनके चेहरे पर काफ़ी रोष था। न जाने क्यों पिताजी बोल रहे थे कि अब मैं सभी पापों को मुक्त हूँ और अब अंतिम पाप भी मिट जाएगा। शिवराज बाबा के पास सब व्यवस्था मैंने कर दिया है। उसी रात मेरे पिताजी की मृत्यु का समाचार मेरे पास पहुँचा। मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रताप द्वारा इतनी सारी बातें बताने के बाद मसाननाथ ने पूछा, इसका मतलब सचमुच आपके पिताजी काफ़ी अत्याचारी थे? लोगों की हत्या करना शायद उनका प्रतिदिन का कार्य था? इसके उत्तर में प्रताप ने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पिताजी अत्याचारी आदमी नहीं थे। उसके उलट उन्होंने कई सारे आदमियों का उपकार किया था। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना था कि मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे आदमी थे। लोगों की सहायता करना उनका स्वभाव था। न जाने क्यों गांव के लोग मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो हत्यारे थे। वैसे इस कुएं के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मसाननाथ बोले, क्या आप सब कुछ सही बोल रहे हैं प्रताप जी? मैंने तो लोगों से दूसरा कुछ सुना है। बड़ी ही अद्भुत बात है कि आदमी के लिए 2 लोगों का 2 अलग विचार है। गांव वाले और आपके दोनों के काफ़ी अलग अलग विचार हैं। गांव वाले बताते हैं कि आपके पिताजी लोगों की हत्या करके उस कुएं में उनकी लाशों को फेंक देते थे। क्या ये सब पूरी तरह झूठ है? कुछ तो ऐसा हुआ था जिस वजह से गांव वाले ऐसा कहते हैं। अब प्रताप बोले, सच बताओ तो उस कुएं के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गांव वाले जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। मुझे आज भी ये रहस्य समझ नहीं आता कि गांव वाले मेरे पिताजी के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने अपने पिताजी को किसी दूसरी तरह देखा था, इसीलिए मैं इन गांव वालों की बातों को नहीं मानता। असल सच्चाई क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। मसाननाथ कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और फिर बोले, यही जानने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे आपने कहा कि आपके पिताजी की मृत्यु से पहले उन्होंने सन्यासी शिवराज बाबा के पास से कुछ काम करवाया था। शिवराज बाबा कहाँ पर रहते हैं? अगर आप मुझे बता सकते तो अच्छा होता, शायद उनके पास से हम कुछ जान सके। प्रताप ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया, हाँ रुकिए, मैं उनका पता एक कागज़ पर लिख देता हूँ। बोलकर प्रताप कमरे के अंदर चला गया।
और कुछ देर बाद हाथ में एक कागज़ लेकर लौट आया। उस कागज़ को मसान नाथ को देते हुए प्रताप बोले, ये लीजिए, मैंने इसमें सन्यासी शिव बाबा का पता लिख दिया है। मसान नाथ ने उस कागज़ के टुकड़े को लिया और प्रताप से एक कागज़ और कलम देने को कहा। प्रताप ने भी जल्दी से एक कागज़ व कलम लाकर मसान नाथ को दे दिया। अब मसान नाथ ने उस कागज़ पर न जाने क्या लिखना शुरू कर दिया। उनके लिखावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई चिट्ठी लिख रहे हैं। कुछ देर लिखने के बाद मसान नाथ खड़े हो गए और हरिहर से बोले, हरिहर, इस चिट्ठी को तुम्हें इसी पते पर पहुंचा देना होगा। याद रखना, इस चिट्ठी के उत्तर में हमारी समस्या का बहुत सारा समाधान मिल जाएगा। जब तक इस चिट्ठी का उत्तर ना मिले तुम वहाँ से मत लौटना। इस चिट्ठी का उत्तर मुझे चाहिए, वरना इस कुएं के रहस्य के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस कुएं में जो 4 मंत्र द्वारा बंधे ताले लगे थे उसे सन्यासी शिवराज बाबा ने ही लगवाया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके कारण को जानने के बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ। हरिहर, तुम अभी रवाना हो जाओ, देरी मत करो। तुम चिंता मत करना, मैं भोला के साथ लौट जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं राजनाथ जी को सब कुछ समझा दूँगा। मैं इसी वक्त चला जाऊँगा, क्योंकि उधर शाम के बाद चोरी डकैती की संभावना हो सकती है। जो भी हो, मैं एक तांत्रिक हूँ, भगवान नहीं। कल अमावस्या है, इसीलिए आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा। आसमान के एक कोने में हल्की रोशनी है, शायद वही चांद है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। पुराने ज़माने की एक घड़ी ज़ोर से टिक टिक करके समय को बता रही है। उस दिन मसान नाथ को राजनाथ जी के घर पहुंचने में शाम हो गई थी। वैसे उन्हें रास्ते में कोई भी चोर या डकैत नहीं मिला। सफ़र की थकान के कारण उस दिन मसान नाथ खा पीकर जल्दी ही सो गए थे। पूरे गांव में एक अद्भुत सन्नाटा है। गांव के सभी लोग इस वक्त गहरी नींद में सोए हुए हैं। मसान नाथ भी निश्चिंत होकर सो रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी नींद एक अद्भुत आवाज़ से खुल गई। आवाज़ को सुन मसान नाथ जल्दी से उठकर बैठ गए। नींद से जागते ही उन्हें समझ आया कि एक बिल्ली के रोने की आवाज़ है। उनके कमरे से बाहर एक बिल्ली लगातार रोती ही रही थी। इस सुनसान रात में वो आवाज़ सुनने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद ही वो आवाज़ अचानक रुक गई। अचानक ही मसान नाथ को महसूस हुआ कि उनके सिर के पास ही जो खिड़की है वहाँ मानो कोई खड़ा है। खिड़की के उस पार से मानो एकटक कोई उन्हें देख रहा था। मसान नाथ ने यह भी अनुभव किया कि जो कोई भी खिड़की के पास है वो बहुत ही गुस्से में है। मसान नाथ ने धीरे धीरे अपने सिर को खिड़की की ओर घुमाया, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई वहाँ पर नहीं था, लेकिन मसान नाथ ने महसूस किया कि वहाँ शायद कोई महिला खड़ी थी, क्योंकि पायल की छमछम जैसी आवाज़ मसान नाथ ने सुनी। जल्दी से बिस्तर को छोड़ खिड़की के पास जाते ही मसान नाथ ने देखा कि एक बिल्ली दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मसान नाथ ने कुछ देर सोचा और फिर अपने मन का भ्रम समझकर सोने चले गए। कुछ देर बाद ही उन्हें नींद आ गई। सुबह सुबह प्राणायाम करना मसान नाथ की आदत है, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अपने अपने प्राणायाम क्रिया को समाप्त कर लिया। इसके बाद मुंह हाथ धोकर अपने कमरे के कुर्सी पर चाय पीने बैठ गए। राजनाथ जी उस वक्त भी नींद से नहीं जागे थे, इसलिए उनके घर के सेवक ने केवल मसान नाथ के लिए चाय बना दी थी। राजनाथ जी अक्सर थोड़ी देर से ही जागते हैं। मसान नाथ ने अपने चाय को समाप्त किया था कि उसी वक्त उनके कमरे में हरिहर ने प्रवेश किया। हरिहर को देखते ही मसान नाथ ने उसके ओर उत्सुकता से देखा और बोला, अरे हरिहर, क्यों, काम पूर्ण हुआ? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? चलकर गए होगे तो इतनी जल्दी तो नहीं लौट पाते। हरिहर बोला, आपका आदेश पाते ही मैं तुरंत निकल गया था। कुछ दूर जाते ही अचानक से एक आदमी ने मुझे आकर पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वह आदमी हमारे ही गांव का था। उसका नाम लालू सरदार है। वो भी बैलगाड़ी चलाता है। असल में अपने मालिक मुखिया साहब के साथ रहने के कारण लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए लोग मेरा भी थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं। इसके फलस्वरूप ही लालू सरदार ने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सुनकर वो खुद ही मुझे पहुँचाने के लिए राज़ी हो गया। उसी के साथ उसके बैलगाड़ी से गया था। कल पूरी रात वो मेरे साथ ही था। अभी अभी मुझे पहुँचाकर वो अपने घर गया। इसी कारण मैं इतनी जल्दी वहाँ से लौट आया। इतना बोलकर हरिहर ने मसान नाथ की ओर एक चिट्ठी बढ़ा दी। चिट्ठी को हाथ में लेकर मसान नाथ कुछ देर उसे देखते रहे और फिर हरिहर से बोले, वैसे हरिहर,
क्या तुमने सन्यासी शिवराज बाबा को सब कुछ खुलकर बताया था? हरिहर ने जवाब दिया, हाँ बाबा जी, आपने जो चिट्ठी दिया था उसे देकर मैंने उन्हें पूरी घटना बता दी। इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर बैठने को बोलकर घर के अंदर चले गए। लिफाफे को फाड़कर मसाननाथ ने अंदर से चिट्ठी को निकाला। लिफाफे के अंदर से 4-5 पन्ने की चिट्ठी बाहर आ गई। चिट्ठी को किसी बूढ़े आदमी ने लिखा है, यह देखकर ही समझा जा सकता था। चिट्ठी को पढ़ने से पहले उन्होंने सभी पन्ने को उलट पलट कर देख लिया। अचानक ही हरिहर बोला, बाबा जी, मुझे कुछ बात बतानी है। एक बात मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगी। उन्हें जब मैं घटना को बता रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो इस घटना को जानते हैं। अब और भी आश्चर्य लग रहा है कि इस चिट्ठी को केवल 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने घर के अंदर से लाकर मुझे दे दिया। शायद उन्होंने पहले से ही इसे लिखा था या उन्हें पता था कि कोई उनके पास मदद मांगने आएगा। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मसाननाथ थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, असल में हरिहर, उस कुएं को तंत्र क्रिया द्वारा एक बांधा गया था। अगर कोई तांत्रिक किसी स्थान को तंत्र क्रिया द्वारा बांध देता है और बाद में वो अगर खुल जाए तो उस तांत्रिक को ये बात अपने आप पता चल जाती है। मसाननाथ की बातें हरिहर की समझ नहीं आई। ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जो भी हो, अब मसाननाथ ने चिट्ठी की ओर ध्यान दिया। एक ही बार में मसाननाथ ने पूरी चिट्ठी को पढ़ लिया। 5 पन्ने की चिट्ठी को पढ़ने में उन्हें लगभग 15 मिनट का समय लग गया। चिट्ठी को पूरा पढ़ने के बाद मसाननाथ ने हरिहर से कहा, वैसे सन्यासी शिवराज बाबा को तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ। यह सुनते ही हरिहर ने आश्चर्य से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा जी? मैं समझ नहीं पाया। मसाननाथ बोले, क्योंकि मैंने उन्हें खुली हुई चिट्ठी दी थी, लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी को अच्छी तरह लिफाफे में डालकर उसे गोंद द्वारा चिपका कर भेजा है, जिससे कोई भी इस चिट्ठी को ना पढ़ सके। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मैं तुम्हें कुछ सामानों के नाम लिख देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके इन सामानों को लाने की कोशिश करना। तुम्हारे लौटने के बाद इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। आज रात को हमें बड़ा कार्य करना है और मैं आशा करता हूँ कि इससे ही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे पूरा किशनपुर गांव इस अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। एक कागज़ और कलम लेकर आओ, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। हाँ बाबा जी, लेकर आता हूँ। बोलते हुए हरिहर चला गया। ऊपर के कमरे से एक कागज़ व कलम लाकर हरिहर ने मसाननाथ को दिया। मसाननाथ भी गिनते हुए उस कागज़ पर न जाने क्या लिखने लगे। लिखने के बाद उस कागज़ को हरिहर को देते हुए बोले, ये 9 सामान तुम्हें कहीं से भी जुगाड़ करके लाना है। हरिहर बोला, बाबा जी, इस गांव में ही सब कुछ मिल जाएगा या नहीं? मसाननाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गांव में ही मिल जाएगा, लेकिन खोजना होगा। अब जल्दी से तुम इन्हें ले आओ, वरना धूप निकल जाने पर दिक्कत होगी। ये सुनते ही हरिहर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद मसाननाथ बिस्तर पर जाकर बैठ गए। फिर अपने माथे पर हाथ रखकर गहरी चिंता में खो गए। शायद चिट्ठी में लिखी बातों को सही से मिलाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। तो क्या था उस चिट्ठी में जिसकी वजह से तांत्रिक मसाननाथ इतने परेशान थे? क्या किशनपुर पे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला था या फिर उनको कोई और चिंता सता रही थी? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तो यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।